बालेंदु शर्मा दधीच के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं के ऊपर चर्चा किया है। देखते हैं इस आर्टिकल को। चूँकि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित आर्टिकल है तो मैंने सोचा कि इसका वाचन किया जाए, इसको देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए। तो जैसे जैसे देश में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र में नए अवसर पैदा हुए हैं। ये हमेशा होता है जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे टेक्निकल हो, तो उनके साथ ही नई चुनौतियां भी आई हैं। आपसी प्रतिद्वंदिता और डूबते खाते जैसी पारंपरिक चुनौतियां तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन पिछले एक दशक में कुछ ऐसी चुनौतियां भी आई हैं जो पूरी तरह से नई हैं। मिसाल के तौर पर वित्तीय तकनीकें या फिनटेक, जिन्होंने बैंकों के सामने नए प्रतिद्वंदी खड़े किए हैं। इसी तरह से ब्लॉकचेन, जो धीमी गति से ही सही अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक, और क्रिप्टो करेंसी की जो है बात हम कर रहे हैं आजकल, तो इस पर यह आधारित है। मुझे भी एक ऑफर मिला था इसमें इन्वेस्ट करने का, लेकिन मैं नहीं किया, थोड़ा सा ट्रस्ट की कमी थी। कुछ लोगों ने किया था। एक तरफ से ऐसी तकनीकों ने बैंकिंग सेवाओं को अपरिमित विस्तार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के सामने यह जोखिम भी खड़ा कर दिया है कि लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में उसका एकाधिकार संकट में है। लेकिन अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आया, जनधन अकाउंट जब खोला गया तो खुद को प्रासंगिक और असरदार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बैंकिंग क्षेत्र अपने डिजिटल कायाकल्प का सिलसिला जारी रखे। बिल्कुल सही बात। टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे, तो सर्वाइवल मुश्किल है। वह सिलसिला जो कभी कंप्यूटरीकरण से शुरू हुआ था और फिर कोर बैंकिंग था नेट बैंकिंग में दिखा, वह आज डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जा पहुंचा है। भारतीय बैंकिंग के साथ होड़ करने वाले विदेशी बैंक, फिनटेक एप्लीकेशंस, डिजिटल भुगतान प्रणाली और स्टार्टअप नई सोच और नई तकनीक के साथ आगे आ रहे हैं, और बेहद प्रतिद्वंदिता वाले वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने लिए अलग जगह बना ली है। न सिर्फ वित्तीय लेन देन बल्कि कर्ज लेने और देने और निवेश, बीमा इंश्योरेंस आदि क्षेत्रों पर भी बैंकों का विशेषाधिकार टूट रहा है। वित्तीय सेवाएं पैदा करने वाले इन एप्लीकेशनों की नई जमात ग्राहकों को तलाशने, सेवाएं देने और उन तक सूचनाएं पहुंचाने के तक नए मायने गढ़ रही हैं। हमारे बैंक आज भी अपने ग्राहकों और भावी ग्राहकों से बहुत दूर हैं। दूसरी ओर बैंकों का कोई न कोई प्रतिद्वंदी एप्लीकेशन या स्टार्टअप देश के लगभग हर मोबाइल फोन में मौजूद है। आज के 10 साल बाद क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना मुश्किल है। तकनीकी लिहाज से हमारे बैंक जो नया कर सकते हैं, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी एक है, और जो उन्हें खुद को चुस्त दुरुस्त बनाने, लागत घटाने, कारोबार का विस्तार करने, बाहरी चुनौतियों से निपटने, कारोबारी जोखिमों को कम करने और एक स्मार्ट प्रतिद्वंदी बनाने में मदद कर सकता है। आज की बैंकिंग ज़्यादातर पैसिव बैंकिंग है, जिसमें बैंकों की भूमिका तब शुरू होती है जब उसके पास बाहर से अनुरोध या निर्देश आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे तकनीकी तत्व हमारे बैंकों को प्रोएक्टिव बैंकिंग की तरह ले जा सकते हैं, जहां खुद बैंक बढ़ चढ़कर अपने लिए अवसरों की तलाश कर रहे हों। वे खुद ग्राहकों के पास पहुंचें तथा उनसे जुड़े रहें। इस दिशा में थोड़ा बहुत काम किया जा भी रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ फिनटेक स्टार्टअप्स और ब्लॉकचेन जैसे प्रतिद्वंदियों ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है, उसके सामने मौजूदा बैंकिंग प्रणाली की रफ्तार बहुत धीमी है और तौर तरीके सीमित हैं। बैंकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के अनगिनत लाभ हो सकते हैं। बिजनेस इनसाइडर इंटेलिजेंस की तरफ से किए गए ऑटोनोमस नेक्स्ट नामक शोध का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से दुनिया के बैंक सन 2023
में अपने खर्चों में 447 अरब डॉलर 35,700 करोड़ रुपए तक की कटौती कर सकते हैं। इसमें से 90% धनराशि सिर्फ फ्रंट ऑफिस और मिडिल ऑफिस के जरिए बच सकती है। हालांकि बात यहीं तक सीमित नहीं है। एक्सचेंजर की एक रिपोर्ट का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत सन 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ डॉलर के योगदान की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में बहुत सारी तकनीकें आती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर दृष्टि, ध्वनि प्रसंस्करण, रोबोटिक्स आदि। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हजारों लोगों द्वारा किए जाने वाले काम को स्वचालित ढंग से पूरा कर सकती है। इतना ही नहीं, वह बहुत बड़े स्तर पर इन कामों को अंजाम दे सकती है, निजी स्तर पर एक एक व्यक्ति तक पहुंच सकती है और यहाँ तक कि बहुत से मामलों में अग्रिम भविष्यवाणियां भी कर सकती है। कारोबार के नए अवसरों की तलाश करने, कर्ज लेने वालों के सुपात्र होने न होने का आकलन करने, संभावित जालसाजी के बारे में सतर्क करने या निवेश के सही या गलत दिशा में जाने के बारे में भी अग्रिम या त्वरित सूचना देने, ग्राहकों की पहचान को प्रमाणित करने, धन शोधन की आशंका को रोकने और कामकाज के स्वचालन जैसे अनगिनत कामों में उसकी मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर को गढ़ता है और इसलिए नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति जो कि 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद भारत में शिक्षा नीति आई, जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम क्लास 6 से धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं और इस पर आगे आने वाले समय में और भी काम किया जाएगा और ये ज़रूरी है। अगर आपको विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए रखनी है तो निश्चित रूप से एजुकेशन पर जो 6% का जो टारगेट है जीडीपी का 6% एक्सपेंडिचर करने का, वो करना पड़ेगा। और स्पेशली कंप्यूटर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर टेक्निक और जिसके बल पर आगे आने वाले समय में जितने भी अप्लायंसेज होंगे घर में भी, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होंगे। तो इसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है जॉब का। और कंप्यूटर की नॉलेज तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो जानकारी होनी चाहिए। अब छोटी मोटी जानकारी नहीं, अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी। धन्यवाद।